नमस्कार, आप सभी का इस अति महत्वपूर्ण ब्रह्मास्त्र विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। अपनी ऊर्जा को एकदम चरम पर कर लीजिए, क्योंकि आज का यह सेशन सीधे आपकी परीक्षा के पेपर में छपने वाले सॉलिड तथ्यों से भरा हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे एक बहुत ही दमदार और प्रेरणादायक बात से। चेहरे पर दोस्तों मुस्कान लेकर आएगा, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। देखिए, ये सिर्फ चंद शब्द नहीं हैं, बल्कि ये उस सफलता की गूंज है जो आने वाले समय में उस रिजल्ट वाली पीडीएफ में जबरदस्त शोर मचाने वाली है। बिल्कुल इसी हाई एनर्जी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आज के इस विश्लेषण का रोड मैप क्या रहेगा, फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले हम विज्ञान और रक्षा के अपडेट्स देखेंगे, फिर पर्यावरण और कुछ बहुत ही जरूरी रिपोर्ट्स पर बात करेंगे, उसके बाद राष्ट्रीय पहल और अंत में एक सुपर फास्ट रिवीजन के साथ अभ्यास प्रश्न लगाएंगे। सब कुछ बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड है। तो आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, विज्ञान और रक्षा। सबसे पहले बात करते हैं एक बिल्कुल नई और हैरान करने वाली तकनीक की, जिसे ZCDCFC कहा जा रहा है। इसका फुल फॉर्म है जीरो कार्बन एमिशन डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल। अब आप सोचेंगे, कोयला जल रहा है और वो भी शून्य उत्सर्जन के साथ, ये कैसे संभव है? तो बता दूं कि चीन ने दुनिया की पहली ऐसी कोयला बैटरी का निर्माण कर दिखाया है। यह बैटरी कोयले की रासायनिक ऊर्जा को सीधे बिजली में बदल देती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है ना, उसे ये बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट में बदल देती है। परीक्षा के लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक याद रखिएगा। इस नाम में जो सी है, उसे सी फॉर कार्बन के साथ साथ सी फॉर चाइना से लिंक कर लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। और हाँ, बात नेट जीरो की हो रही है, तो याद रहे कि भारत का अपना नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य वर्ष 2070 है। अब चूंकि हमने कोयले की बात की है, तो इसे सीधे स्टैटिक जीके से जोड़ते हैं, क्योंकि ऐसे ही सवाल बनते हैं। दुनिया का सबसे बेहतरीन क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट होता है, और विश्व का प्रसिद्ध काला प्रदेश जहां कोयला सबसे ज्यादा मिलता है, वो जर्मनी का रूर क्षेत्र है। वहीं अगर अपने भारत की बात करें, तो यहां सबसे ज्यादा बिट्यूमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। और भारत का काला प्रदेश किसे कहते हैं? दामोदर नदी घाटी को। इस तरह से कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो चीजें दिमाग में एकदम छप जाएंगी। इसी सेक्शन में डिफेंस से जुड़े दो बहुत ही धांसू अपडेट्स हैं। पहला है INS महेंद्रगिरी। इसे प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये नीलगिरी क्लास का छठा स्टेल्थ फ्रिगेट है, जिसे मुंबई के मजगांव डॉक में बनाया गया है। स्टेल्थ का मतलब समझते हैं? मतलब ये दुश्मन के रडार की पकड़ में बिल्कुल नहीं आएगा। दूसरा बड़ा अपडेट है DRDO का विक्रम VT-21। ये एक बख्तरबंद एम्फीबियन यानी उभयचर प्लेटफॉर्म है, जो पानी और जमीन दोनों पर बड़ी आसानी से चल सकता है। इसके पहिए वाले और ट्रैक वाले दोनों तरह के वेरिएंट तैयार किए गए हैं। वैसे एम्फीबियन सुनकर साइंस की एक शानदार स्टैटिक जीके ट्रिक याद आती है। पादप जगत यानी प्लांट किंगडम का उभयचर किसे कहते हैं? ब्रायोफाइटा को। दोनों एम्फीबियन हैं, बस उनका फील्ड अलग अलग है। चलिए अब रुक करते हैं हमारे दूसरे सेक्शन का, पर्यावरण और रिपोर्ट। यहाँ थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये सीधे एग्जाम में हिट करने वाले डेटा हैं। विटली अवार्ड 2026, इसे पर्यावरण का ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, और इस बार इसमें 2 भारतीयों का नाम चमका है। परवीन शेख को इंडियन स्किमर नाम के पक्षी के संरक्षण के लिए यह सम्मान मिला है। जरा कल्पना कीजिए, गंगा बेसिन के ऊपर उड़ती हुई एक चमकीली नारंगी चोंच वाली चिड़िया, जो गोता लगाकर सीधे पानी से मछली पकड़ती है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है। वहीं दूसरी ओर बरखा जुब्बा को हिमालयन सैलामेंडर के संरक्षण के लिए सम्मानित किया गया है। ये दोनों ही नाम आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो डेटा आप देख रहे हैं, वो मॉस्पी की भारत में महिला और पुरुष 2025 रिपोर्ट का है। मेरा सुझाव है कि इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। देखिए भारत में आंकड़े कैसे और कितने शानदार तरीके से बदले हैं। जन्म के समय लिंगानुपात 904 से छलांग लगाकर अब 917 हो गया है। महिला श्रमबल भागीदारी दर भी 37.5% से बढ़कर 45.9% तक पहुंच गई है। और सबसे बड़ी, सबसे राहत देने वाली उपलब्धि पता है क्या है? मातृ मृत्यु दर। यह प्रति 1 लाख जन्म पर 254 से घटकर मात्र 88 रह गई है। सच में यह एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव है।
इसी मॉस्पी रिपोर्ट के कुछ एक्सट्रीम पॉइंट्स को अपने दिमाग के मैप पर पिन कर लेते हैं। ये रिपोर्ट ओडिशा के भुवनेश्वर से जारी की गई है। अगर सबसे ज्यादा लिंगानुपात की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश 1085 के शानदार नंबर के साथ टॉप पर है। वहीं सबसे कम लिंगानुपात झारखंड में दर्ज किया गया है, जो कि 899 है। एक और डेटा जो ध्यान खींचता है वो ये कि साक्षरता दर में महिला और पुरुष के बीच आज भी लगभग 14% का अंतर बना हुआ है। इन आंकड़ों को एकदम रट लेना है। पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, राष्ट्रीय पहल। 1701। इस बड़े से नंबर को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी PMGSY के चौथे चरण का सबसे मुख्य आंकड़ा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उड़ीसा के रायगढ़ से इस चरण की शुरुआत की है। इस प्रोजेक्ट के तहत ओडिशा में 1701 किलोमीटर लंबी नई सड़कें बनाई जाएंगी। और ये कोई आम सड़कें नहीं है, ये सीधे तौर पर 898 ग्रामीण बस्तियों को स्कूलों और अस्पतालों से जोड़ेंगी। और सबसे अच्छी बात कि ये हर मौसम में चालू रहेंगी। आइए अब फटाफट कुछ और जरूरी पहलुओं पर एक रैपिड फायर नजर डालते हैं। मिजोरम ने आपदाओं के समय एकदम तुरंत रिस्पॉन्स देने के लिए खारल ऐप लॉन्च किया है। इसकी ट्रिक क्या है? मिजो भाषा में खारल शब्द का मतलब ही प्रकृति होता है। दूसरा पॉइंट, हमारी भारतीय सेना ने लेह की बर्फीली ऊंचाइयों पर ऑपरेशन नेत्र 1.0 के तहत एक एडवांस सर्जिकल आई कैंप लगाया है। तीसरा, EPFO ने जो पुराने और इनएक्टिव पड़े खाते हैं उन्हें खोजने और रिक्लेम करने के लिए ई-प्राप्ति नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और लास्ट में एक बहुत ही गर्व की बात, अमेरिका ने भारत को कुल 57 प्राचीन वस्तुएं वापस लौटाई हैं, जिनकी कीमत करीब $14 मिलियन है। अब देखिए, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस होता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो चलिए इसी से कड़ी जोड़कर भारत के राज्यों के गठन का एक क्विक टाइमलाइन रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम बोर्ड्स का बिल्कुल फेवरेट टॉपिक है। 1 मई 1960 को बॉम्बे से अलग होकर महाराष्ट्र और गुजरात बने। 1963 में नागालैंड बना। 1975 में सिक्किम भारत का हिस्सा बन गया। साल 2000 में एक साथ 3 राज्य बने, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, यूपी से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड। और फिर 2014 में तेलंगाना का गठन हुआ। एकदम क्लियर? तो दोस्तों, अब समय है एक सुपर फास्ट रिवीजन का। एक ही सांस में सारी चीजों को समेटते हैं। चलिए आज की कीवर्ड्स को उनके जवाबों के साथ तेजी से कनेक्ट करते हैं। शून्य उत्सर्जन वाली कोयला बैटरी ZCDCFC, चीन। प्रोजेक्ट 17A का स्वदेशी स्टिल्थ फ्रिगेट, महेंद्रगिरी। विटली अवार्ड विजेता परवीन शेख का संबंध इंडियन स्कीमर पक्षी से। मॉस्पी रिपोर्ट में जन्म के समय नया लिंगानुपात 917। PMGSY का चौथा चरण, जहां 1701 किलोमीटर सड़कें बनेंगी, उड़ीसा। और आपदा प्रबंधन वाला खारल ऐप, मिजोरम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और अब बारी है आपके असली टेस्ट की। देखते हैं आपका फोकस कितना शार्प था। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, ZCDCFC कोयला बैटरी का निर्माण हाल ही में किस देश ने किया है? थोड़ा दिमाग लगाइए और समय समाप्त। बिल्कुल सही, इसका उत्तर है चीन। याद आ गई ना वो C फॉर कार्बन और C फॉर चाइना वाली ट्रिक? दूसरा प्रश्न, मॉस्पी रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2021-23 में जन्म के समय लिंगानुपात कितना दर्ज किया गया है? सोचिए। जी हाँ, इसका एकदम सही उत्तर है 917। याद रखिएगा, कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं कि 2017-19 के दौरान यह आंकड़ा 904 हुआ करता था। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विटली पुरस्कार 2026 से सम्मानित परवीन शेख का संबंध किस पक्षी के संरक्षण से है? जरा गंगा बेसिन का वो नारंगी चोंच वाला दृश्य याद कीजिए। बिल्कुल सही, वो पक्षी है इंडियन स्किमर। चौथा प्रश्न आ गया है, PMGSY फेज 4 की शुरुआत हाल ही में किस राज्य के रायगढ़ से की गई है? वो 1701 किलोमीटर वाला नंबर याद है ना? एकदम सटीक जवाब, वो राज्य है ओडिशा। और ये रहा आज के हमारे इस विश्लेषण का अंतिम प्रश्न। आपदा के समय तुरंत प्रतिक्रिया के लिए खारल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? बिना किसी डाउट के इसका जवाब है मिजोरम। अब आप सब ईमानदारी से सोचिए कि 5 में से आपका स्कोर कितना बना। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी उस रिजल्ट वाली PDF में अपना नाम चमकाने के लिए बिल्कुल सही ट्रैक पर है। ऐसे ही पूरे जोश के साथ पढ़ते रहना है और अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ते रहना है।
मिलते हैं अगले विश्लेषण में।